तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करो उससे पहले आप लोगों से एक अपडेट, और ये अपडेट बड़ी हैरान करने वाली, चूंकि इस अपडेट के बाद आप एक चीज़ देखेंगे कि भारत भी कहीं ना कहीं पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। हम कोई चीज़ देखते हैं तो देखने के बाद हमारे जहन में सवाल आता है कि भाई वहाँ की घटना से हमारा क्या लेना देना, लेकिन लेना देना है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप पहले पूरी अपडेट सुनिए। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, अच्छा उस दिन मैंने जब ये नाम लिया था तो किसी ने कमेंट किया था कि भाई जेलेंस्की तो सुना था, व्लादिमीर जेलेंस्की। तो यूक्रेन और रशिया के इलाके में व्लादिमीर एक सरनेम है, और ये सरनेम वहाँ के नाम की स्टार्टिंग में लगता है। तो जैसे व्लादिमीर पुतिन है वैसे व्लादिमीर जेलेंस्की भी है। तो व्लादिमीर जेलेंस्की अभी 2 दिन पहले अमेरिका के दौरे पर गए थे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए, और इस मुलाकात के दौरान जेलेंस्की साहब से बातचीत करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 95% बातचीत हो चुकी है, 5% और बची है, और 95% पे जेलेंस्की भी मान चुके हैं, पुतिन भी मान चुके हैं। तो ऐसे हाल में दोनों ही खुश हैं। अब ये बात जब ट्रंप ने बोली तो वहाँ पे यूक्रेन के लिए कई सारी शर्तें भी रखी गई। जैसे एक जगह है डोनाटाकस, इस डोनाटाकस जगह को यूक्रेन को हैंड ओवर करना होगा, और वजह बड़ी सिंपल सी है कि वहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल है, और ज़मीन की जो उपज होती है उसको रशिया यूटिलाइज बहुत जल्दी करता है, बहुत बखूबी करता है। इस वजह से आज वो पूरी दुनिया में आगे भी है, और उसी को लेके कायदे से देखा जाए तो ये लड़ाई भी चल रही है। तो इस जगह की डिमांड जब की गई तो जेलेंस्की शायद मान चुके हैं, अब सीज फायर भी हो जाएगा, चूंकि ट्रंप पूरी कोशिश में लगे हैं कि इस बार नहीं तो कम से कम अगली बार नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। लेकिन इसी बीच एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आई कि पुतिन को जान से मारने की कोशिश की गई, वो भी उनके घरों पे 90 मिसाइल और ड्रोन से हमला करके। रशिया की सिक्योरिटी एजेंसी ने इसके बारे में दावा किया कि जिस दौरान जेलेंस्की अमेरिका में बैठे थे, वहाँ पे बैठ के डिनर कर रहे थे, साथ ही ट्रंप से बातचीत कर रहे थे, सेम उसी दौरान जेलेंस्की की आर्मी ने पुतिन के बंगले को निशाना बना के हमला किया। हालांकि जो रशिया का डिफेंस सिस्टम उसने तमाम ड्रोन को मार गिराया, लेकिन ये बड़ा खतरनाक हमला था, और रशिया ने कसम खाई कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। इधर जेलेंस्की की तरफ से बयान निकल के सामने आया कि भाई साहब ये तमाम बातें झूठ हैं, और अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए और जंग को लंबा खींचने के लिए पुतिन ऐसी साजिशें कर रहे हैं। लेकिन साफ बात यह है, अगर इसको ध्यान से समझा जाए तो अब इसका इम्पैक्ट भारत पे भी पड़ेगा, क्योंकि भारत के ऊपर जितने भी सैंक्शंस, जितने भी टैरिफ अमेरिका ने लगाए, सबके बीच एक ही बात है कि आप रशिया की मदद करते हैं, आप रशिया से तेल खरीदते हैं, उस तेल का उपयोग रशिया हथियारों में करता है, और उन हथियारों का उपयोग फिर यूक्रेन के ऊपर होता है। तो ऐसे हाल में अगर सीज फायर हो जाता तो फिर भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाने का अमेरिका के पास कोई मोटिव रह नहीं जाता, कम से कम डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली तो और सारे रीजन जिसकी वजह से अमेरिका ने लगाया। लेकिन अब इधर फिर हमला हो गया तो फिर रशिया मानेगा नहीं, और मानेगा नहीं तो फिर क्या होगा वो खूब समझ सकते हैं। खैर, मुझे लगा इसके बारे में आपसे एक जानकारी जरूर दी जाए, क्योंकि इससे भारत की भी अर्थव्यवस्थाएं जुड़ी हुई हैं। अब आज की कहानी की बात करते हैं, और आज की कहानी सुनाने का कोई खास मतलब नहीं था, लेकिन सुना इसलिए रहा हूं चूंकि जिस जगह पे मैं रह रहा हूं ठीक मेरे बगल का एक घर है, और कभी किसी ब्लॉगिंग चैनल अगर मैं खोलूंगा तो उस घर को आपको जरूर दिखाऊंगा। घर की कीमत की बात करें तो कम से कम नहीं कुछ तो 2 से 3 करोड़, बहुत बड़ा एक इलाका, और उस इलाके में घर है, घर के सामने प्रॉपर एक आंगन जैसी जगह है, सामने फिर पार्क है छोटा सा उस घर का खुद का, और उस घर में रहते हैं 30 कुत्ते और 2 महिलाएं। और इन 30 कुत्तों और 2 महिलाओं के पास कम से कम 1 ट्रक कचड़ा होगा, क्योंकि शायद उस घर में झाड़ू पोछा कभी लगा ही नहीं। उस घर की हिस्ट्री जब मैंने पता की तो पता चला कि किसी ने सटीक तो नहीं बताया, इनके बच्चे बाहर रहते हैं और ये घर पे अकेले रहती उसी स्थिति में इस कदर ढल चुकी हैं कि ना ही साफ सफाई है, ना इनकी कोई याद औलाद है, 2 बेचारी बुढ़िया रहती हैं, और कुत्तों को ही उन्होंने अपना याद औलाद मान लिया, और उन्हीं को वो खाना खिलाती हैं। कुत्ते गंदगी करते हैं, फिर पॉलीथीन, पैकेट्स, बिस्किट, तमाम चीज़ें वहीं फेंकी रहती हैं। अच्छा, उन महिलाओं को भी पता है कि आने वाले टाइम में इस घर पे कोई आना नहीं है, तो फिर शायद एक आध कमरा घर के अंदर साफ होगा, बाकी तमाम चीज़ें एकदम गंधाई हुई। इससे पता चला कि जो आदमी या फिर जो औरत, जो महिला अकेली रहती हो,
उसके साथ अगर कुछ हो भी जाए तो फिर कोई खोज खबर लेने वाला है नहीं। और सेम कहानी आपको देखने को मिलेगी आज की स्टोरी में। कहानी इसी जगह की है, लखनऊ की। दरअसल लखनऊ में बहुत पॉश इलाके में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था उमेश। और उमेश का एक दोस्त था जिसका नाम था अंकित। अंकित उत्तर प्रदेश के ही बागपत का रहने वाला एक बड़े जमींदार का बेटा। कहते हैं कि घर पे उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, करोड़ों की दौलत थी। लेकिन बचपन में ही अंकित के माँ बाप की जब डेथ हो गई किसी कैजुअलिटी की वजह से, तो अंकित के आगे पीछे कोई बचा नहीं। इधर अंकित पढ़ने लिखने का शौकीन था, उसने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद वो लखनऊ आ गया इसी भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से अपनी थीसिस करने, यानी जो पीएचडी होती है। अगर सब कुछ सही रहता तो अंकित के नाम के आगे डॉक्टर भी लग जाता। अब लखनऊ उसको आके रहना था, घर पे बेचारा अकेले बचपन से ही रहा। पैसे बहुत थे तो सुख सुविधाओं में तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक जो परिवार का सपोर्ट चाहिए वो मिला नहीं। इसके बाद अब अंकित लखनऊ आ रहा था। लखनऊ में अंकित का एक दोस्त था जिसका नाम था उमेश। तो उमेश से इसने बातचीत की और कहा कि मुझे कोई कमरा उमरा अपने आसपास दिलवा दो यार, ताकि मैं तुमसे भी मिलता रहूं और अपनी पढ़ाई भी करता रहूं। अब उमेश ने जब ये बात सुनी तो उमेश ने कहा यार पागल हो, यहाँ पे मेरा खुद का घर है, तुम यहाँ रह लो, साथ रहेंगे दोनों दोस्त। इस पे अंकित ने कहा कि यार देखो दोस्ती यारी अपनी जगह, लेकिन ऐसे किसी के घर पे मैं रह नहीं सकता। या तो तुम मुझसे रेंट ले लो, नहीं तो कोई कमरा खोज दो। उमेश ने कहा यार किसी और के घर में रहोगे, इससे अच्छा तुम मेरे ही घर में रह लो। 4-6-10 हज़ार जो तुमको देना होगा दे देना और यहीं से पढ़ाई करो। अंकित उस घर में शिफ्ट हो जाता है, 2 कमरा किराए पे ले लेता है। उसके बाद वहीं से रह के पढ़ाई लिखाई शुरू करता है। इधर धीरे धीरे जब परिवार से उसका ताल्लुकात ख़त्म हुआ, गांव जाना उसने छोड़ा, तो गांव की जितनी ज़मीनें थी उनको बेचा, अपने घर को बेचा और करोड़ 1.5 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में लेके वो लखनऊ आ गया। और ये बात उमेश को भी पता थी। अब पैसे आए तो नए नए बिजनेस आइडिया भी आए कि ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। लिहाजा एक दिन उमेश अंकित के पास आता और आने के बाद कहता है कि भाई एक काम करो, मेरे पास एक बिजनेस का आइडिया है, अगर तुम मुझे 40 लाख रुपए दे दो तो बिजनेस मैं कर लूँगा और धीरे धीरे करके तुमको पैसे लौटा दूंगा। अंकित के कोई आगे पीछे था नहीं और उमेश से वो काफ़ी घुल मिल चुका था। तो घुल मिलने के बाद धीरे धीरे उसको लगा कि अब यही मेरा परिवार है। उसने पैसे उठा के दे दिए। अच्छा, इधर पढ़ाई लिखाई के दौरान अंकित के 6-7 दोस्त भी थे और 6 तो एकदम जिगरी। दोनों कभी नाइट आउट का प्लान करते तो भी सब साथ जाते, कहीं घूमने फिरना हो तो वहाँ भी सब साथ जाते। सब ठीक ठाक संपन्न घर से भी थे तो कोई दिक्कत भी नहीं थी। अब इधर तमाम चीज़ें ठीक चल रही थी, वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, दोस्तों से भी मुलाकात इसकी हो ही रही थी। लेकिन अचानक से दोस्तों ने नोटिस किया कि पिछले कई दिनों से अंकित केवल चैट पे बातचीत कर रहा, मैसेज पे, और वॉइस नोट भी ना भेजे। आमतौर पे ये लोग ग्रुप कॉल भी करते थे, व्हाट्सएप ग्रुप कॉल। फेसबुक पे पोस्ट वगैरह भी एक दूसरे की लाइक करनी थोड़ी सी कम हो गई। तो दोस्तों के दिमाग में आया कि यार क्या हो गया, अंकित कहाँ इतना बिजी है, किसी की बात बुरी लग गई क्या। दोस्त परेशान हुए, उन्होंने फ़ोन किया तो फ़ोन उठा नहीं। थोड़ी देर बाद व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि क्या हुआ। अब जब ये मैसेज आया तो मैसेज आने के बाद फिर अंकित की तरफ से जब ये रिप्लाई आ गया तो दोस्तों ने कहा यार फ़ोन उठाओ। अब दोस्तों ने जब कहा फ़ोन उठाओ तो फिर इसने कहा कि नहीं यार मैसेज भी बताओ। अब ये चीज़ें धीरे धीरे दोस्तों को थोड़ी सी अजीब लगने लगी। अजीब लगने के साथ साथ फिर दोस्तों ने कहा कि पता करो कहाँ रहता है ये। तो पता चला कि उमेश के घर पे है। इसके बाद दोस्त उमेश के घर पे आ जाते हैं। उमेश से पूछा कि अंकित कहाँ है, बुलाओ। उमेश ने कहा कि अंकित तो पिछले 2 महीने से कमरा उमरा बंद करके कहीं चला गया और मुझसे भी बातचीत नहीं हो रही है। मैंने फ़ोन किया तो उसने मैसेज पे रिप्लाई दिया। अब ये बात जब दोस्त सुनते हैं तो उनको बड़ा अजीब लगता है कि यार कहाँ चला गया। उन्होंने फिर फ़ोन किया, कई बार किया, कई दिनों तक लगातार किया, मैसेज किया कि भाई फ़ोन उठाओ। सामने से केवल व्हाट्सएप के टेक्स्ट पे जवाब आए कि भाई बिज़ी हूँ, फ़ोन नहीं उठा सकता। लेकिन अब इनको अपनी दोस्ती पे इतना भरोसा था कि यार अंकित फ़ोन ना उठाए, ऐसा हो नहीं सकता था।
इधर 4-6 जो दोस्त थे उन तक ये बात पहुंच गई, सब परेशान, सब कोशिश कर रहे हैं। फिर सब ने एक बार मिलने का फैसला किया। मिलके सब डिसाइड करते हैं यार किया क्या जाए, उसका कुछ अता पता चल नहीं रहा। इसी बीच दोस्तों ने नोटिस किया कि बार बार मैसेज तो आ रहा, लेकिन मैसेज में जो टाइपिंग स्किल है वो अंकित की लग भी नहीं रही, क्योंकि हर आदमी अपने हिसाब से ही व्हाट्सएप पे लिखता है। कोई हाँ लिखता है, कोई हमम लिखता है, कोई हूँ लिखता है, कोई यस लिखता है, कोई या लिखता है, कोई हलो लिखता है, कोई ही लिखता है, कोई HLW लिखता है। भाई सबके अपने अपने स्टाइल हैं, और स्टाइल एकदम डिफरेंस। अब ये बात दोस्तों को जब खटकने लगी तो उन्होंने कहा क्या कर सकते हैं, तो किसी ने कहा कि चलो पुलिस स्टेशन। इसके बाद जो दोस्त थे वो पहुंच जाते हैं लखनऊ में एक पुलिस स्टेशन, और वहां पे कंप्लेन दर्ज करवाने लगते हैं कि साहब हमारा एक दोस्त है, ऐसे ऐसे 2 महीने से मुझसे बात नहीं हो रही, और मैसेज पे रिप्लाई देता है, और रिप्लाई का जो तरीका है बड़ा अलग है। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं उनको लगता है ये क्या केस है, अरे भाई कोई दोस्त है, अपने दोस्त से नहीं बातचीत करना चाह रहा तो ना करे, इसमें कोई ज़बरदस्ती तो किसी से किए नहीं जा सकती कि भाई तुम बात करो। और वो रिप्लाई थोड़ा सा इधर उधर दे रहा होगा, फ़ोन में ऑटो टाइप होता है, ऑटो करेक्शन भी हो जाता है कभी कभार। लेकिन अब दोस्त हैं कि जिद पे अड़ गए कि कंप्लेन आप दर्ज करो और खोजो। पुलिस वाले अपना पीछा छुड़ा रहे हैं कि भाई क्या इसमें हम पड़े फालतू। लेकिन दोस्त जब जिद पे अड़ गए तो पुलिस वालों को फाइनली कंप्लेन दर्ज करनी पड़ी। कंप्लेन दर्ज करने के बाद पुलिस वालों ने कहा कि क्या करें, तो दोस्तों ने कहा कि आप लास्ट लोकेशन चेक करें। फ़ोन के नंबर को अब सर्विलांस पे लगाया गया। चेक किया तो पता चला कि ये फ़ोन कभी देहरादून, कभी हरिद्वार, कभी ऋषिकेश, कभी जम्मू, कभी पंजाब, सुल्तानपुर, अलग अलग जगहों पे एक्टिव। अब पुलिस वालों ने कहा कि देखो यार तुम्हारा दोस्त घूम रहा है और साथ ही एटीएम से पैसे भी निकाल रहा है, तो क्या इतना परेशान हो। अब इसी बीच एक दोस्त ने थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई कर रखी थी और सभी अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, तो उसने कहा कि साहब जब एटीएम से पैसे निकाल ही रहा है तो एक काम करो, एटीएम में सीसीटीवी कैमरा लगा होगा, चेक कर लेते हैं। पुलिस ने कहा यार क्या जमात है। लेकिन अब इन्होंने जब दबाव बनाया तो पुलिस वालों ने चेक किया। जब चेक किया तो देखा कि कोई मास्क लगाया हुआ शख्स पैसे निकाल रहा है। पुलिस वालों ने कहा कि देखो तुम्हारा दोस्त है। अब इस पे दोस्तों ने कहा कि साहब पहली बात तो मास्क लगाने का कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि ये घटना साल 2022 की है। लेकिन चलो मान लेते हैं कि मास्क को लगा रहा हो प्रिकॉशन की वजह से, क्योंकि घूम रहा है, तो भी जो कदकाठी है, जो बॉडी लैंग्वेज है, मेरे दोस्त की नहीं है। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते तब उनका माथा ठनकता है। पुलिस वाले ने कहा कि आर यू श्योर कि आपका दोस्त नहीं है। दोस्तों ने कहा कि नहीं। तो फिर पूछा कि कहाँ रहता था। इन्होंने बताया कि उमेश के यहां। अब पुलिस की टीम उमेश के घर पहुंचती है, पूछताछ शुरू करती है। उमेश ने वही सारी चीजें बताई कि साहब 2 महीने से वो चला गया, कुछ बातचीत हुई नहीं। लेकिन पुलिस वाले ने नोटिस किया कि उमेश की बातों में एक सकपकाहट, एक घबराहट है, और ये बात पुलिस वालों के जहन में घर कर जाती है। इसके बाद पुलिस वालों ने उमेश को उठाया, थाने लाए और अपना वही पुलिसिया अंदाज की मुर्दे भी बोल दें। जब उसमें पूछताछ शुरू की तो उमेश भी कोई पेशेवर क्रिमिनल तो था नहीं। तो उमेश ने फिर अपना मुंह खोला, और मुंह खोलने के बाद उमेश ने फिर एक कहानी सुनाई, और यहीं से कहानी पहुंच गई 3 महीने पहले। दरअसल उमेश ने जब अंकित के फोन से पैसे लिए थे 40 लाख रुपए, तब उमेश के दिमाग में आया कि यार 40 लाख रुपए मैंने लिए, मैं धंधा सेटअप कर रहा हूं, आज नहीं तो कल 40 लाख रुपए लौटाने पड़ेंगे। कितना अच्छा होता कि इसको पैसे ना देने पड़ते, और इससे भी ज़्यादा अच्छा होता कि अगर इसके फ़ोन में जितने पैसे हैं, मतलब उसके अकाउंट में बचे जो 60-70 लाख, वो भी मुझे मिल जाते। अब अपने ही दोस्त के बारे में ये तमाम चीज़ें सोचने लगा। फिर इसके दिमाग में आया कि भाई इसका कोई खोज खबर लेने वाला तो है नहीं, कि काम करते हैं इसको मार ही देते हैं। तो फिर एक दिन इसने प्लान बनाया। प्लान के तहत एक ड्रिंक में इसने नींद और बेहोशी की दवा मिला दी। चूंकि एक हॉस्पिटल में खुद भी जहाँ प्लास्टर वगैरह काटा जाता है वहाँ पे जॉब करता था, तो कई बार ऐसा हुआ कि कई ऐसे क्रिटिकल केसेस हैं जहाँ बेहोश करना होता था, तो इसको पता थी कौन सी दवा होगी। वहाँ से दवा लेके आया
आने के बाद इसने बेहोश कर दिया। उसके बाद उसी हॉस्पिटल से ये सर्जिकल नाइफ उठाता है और अंकित का गला काट देता है और काटने के बाद लाश को टुकड़ों में बांटता है, पॉलीथीन में टुकड़ों को भरता है और अलग अलग जगहों पे फेंक देता है। अब ये तमाम काम इसने कर दिए, लेकिन इसको एक बात पता थी कि 6 दोस्त ऐसे हैं जो खोज खबर लेंगे जरूर, और अगर बचना है तो कम से कम इन 6 दोस्तों से तो जरूर बचना है। तब इसने एक दूसरा तरीका निकाला, अपने एक और दोस्त को शामिल किया और बताया कि तुझे पैसे मैं दूंगा, बस एक काम कर, अंकित का फोन उठा और पूरे देश में घूम, हर एटीएम पे तू पैसे निकालेगा और निकालने के बाद फोन 10-15 मिनट के लिए ऑन कर देगा और जो मैसेज आया होगा उसका रिप्लाई दे देगा और बता देगा कि मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ। उसके बाद तू फोन स्विच ऑफ करके दूसरे शहर चला जाना। वो दोस्त भी पैसों की लालच में आ जाता है और अलग अलग हिस्सों में देश के भटकता रहता है। फ़ोन निकालता, 6 दोस्तों में से किसी का भी मैसेज आया होता या फिर 6 का आया होता, सबका रिप्लाई देता और रिप्लाई देने के बाद फिर वहाँ से गायब। लेकिन अब चूंकि जो अंकित था वो पीएचडी था और ये जो दोस्त था ये कम पढ़ा लिखा था, तो अक्सर स्पेलिंग मिस्टेक, टाइपिंग का तरीका अलग होना और ये तमाम चीज़ें फिर 6 दोस्तों ने नोटिस की। और जहां पुलिस वाले इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, वहां पे 6 दोस्तों ने ये गुमशुदगी और एक कत्ल के मामले को सुलझाया। उसके बाद जब ये पूरी कहानी पता चली तो उमेश को पुलिस वालों ने तोड़ा। उसके बाद उसको लेके गए, बॉडी की रिकवरी करवाई, सड़ी गली हालत में जो लाश मिली उसको दोस्तों के हवाले किया। दोस्तों ने नम आँखों से अपने दोस्त को अंतिम विदाई दी, उसका अंतिम संस्कार किया। परिवार में कोई था नहीं। इन 6 दोस्तों से जो बन पड़ा उन्होंने उसके क्रियाक्रम में किया, शुद्धिकरण तेरहवीं करवाई। अब सोच के देखिए कि एक दोस्त वो था जिसने अपने उस भाई जैसे दोस्त की जान ले ली, जिसने एक बार कहने पे 40 लाख रुपए दे दिए, और दूसरी तरफ 6 दोस्त ये जिनसे कम बातचीत थी, लेकिन ये जब देखते हैं कि उनका दोस्त नहीं मिल रहा तो पुलिस वालों के पीछे पड़ के ये पूरी कहानी सुलझाते हैं। तो आप सोच के देखिए कि दुनिया कितनी अलग है। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस कहानी को सुनाने का मकसद नहीं था, क्योंकि ये कहानी पुरानी है और शायद किसी ने सुनाई भी हो, लेकिन अपने बगल का जब मैंने हालत और स्थिति देखी तब मुझे लगा कि इस कहानी को भी आपके सामने रखा जाए। तो आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसी कहानियाँ अगर आप सुनने के शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दें। बाकी कल आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।